हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो देखा जाए जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आता है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है यूनिट है आपका, ये वैसे तो उसमें आता है, लेकिन मैं इसको कंसिडर करता हूँ थर्मोफिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि थर्मोफिजिक्स के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है और केटीजी है। ठीक है, ये तीन चैप्टर्स मिला के जो नीट एग्जामिनेशन में या फिर जेडब्ल्यू में जो इन चैप्टर्स का वेटेज रहता है वो एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने थर्मोफिजिक्स में ये तीन चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आज के इस लेक्चर में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स डिस्कस करेंगे। नीट या फिर जेडब्ल्यू में इस पूरी की पूरी थर्मोफिजिक्स में से 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, जिसमें से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप सोचोगे, अगर जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा, अगर आपको लगेगा कि इस चैप्टर में से कुछ छूट गया, तो इस चैप्टर में से कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, जो आपको लगेगा कि ये टॉपिक छूट गया तो वो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स या तो फिर केटीजी में कवर करा लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, तो हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स का कोई टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ या इसका कोई टॉपिक मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊँ। ठीक है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इस वन शॉर्ट लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स डिस्कस करने वाले हैं। नीट वालों के लिए और जेडब्ल्यू वालों के लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला लेक्चर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सारे के सारे फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको माइंड मैप्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, हम आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनकी खासियत ये है कि हमने 1 से 2 या 2 से 3 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, पूरे के पूरे फार्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो 2 से 3 पेजेस पे कवर कर लिया है। ठीक है, और हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, माइंड मैप्स कह लो या फिर फार्मूला शीट्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इनको आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज का ये वन शॉट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हम जानते हैं कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत सारे फार्मूला जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम कैरनॉट्स हीट इंजन पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ फार्मूले में नहीं करना है, वहाँ पे आपने केल्विन का यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा क्वेश्चन का कोई भी डेटा, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है पहले केल्विन में, उसके बाद फार्मूले में रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एसआई यूनिट जो हमारे पास टेम्परेचर का है वो केल्विन है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। उसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, बल्कि 0 केल्विन होता है। और 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आप जानते हो। ठीक है, 0 केल्विन कह लो या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, एक ही बात है। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को हम मेनली 3 स्केल्स में मेजर करते हैं। सबसे पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, दूसरा है केल्विन स्केल और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक होता है आइस पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आइस फॉर्म होती है, और एक होता है स्ट्रीम पॉइंट जहाँ पे वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वाटर कन्वर्ट होता है वेपर्स में, ठीक है, उसको हम स्ट्रीम पॉइंट कहते हैं। तो आइस पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो आइस पॉइंट के केस में जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल के केस में आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सेल्सियस स्केल के केस में स्ट्रीम पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और याद रखना है सेल्सियस स्केल में 100 यूनिट्स होते हैं। कितने यूनिट्स होते हैं? 100 यूनिट्स होते हैं, क्योंकि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 100 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद केल्विन स्केल की अगर हम बात करते हैं तो केल्विन स्केल में आइस पॉइंट 273 केल्विन होता है, स्ट्रीम पॉइंट 373 केल्विन होता है, और याद रखना इसमें भी 100 यूनिट्स होते हैं, इसमें भी 100 यूनिट्स होते हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और स्ट्रीम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें याद रखना कि इसमें जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं 180 यूनिट्स, 180 यूनिट्स होते हैं आपके फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। अब देखो यहाँ पे 212 में से अगर हम 32 माइनस करते हैं तो 180 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि फ़ारेनहाइट स्केल में 180 क्या है? यूनिट्स है। ठीक है, यूनिट्स हैं। उसके बाद देखो हम मान लेते हैं कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसका टेम्परेचर मान लो C है।
जिसका टेम्परेचर सी है, ये हम मान लेते हैं। ये 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं सी डिग्री सेंटीग्रेड, हम मान लेते हैं सी डिग्री सेंटीग्रेड। हम मान लेते हैं कि सेल्सियस स्केल में कहीं पे हम एक पॉइंट लेते हैं जिसका टेम्परेचर सी डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन स्केल में हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट लेते हैं जिसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं के केल्विन है। कितना केल्विन है? के केल्विन है। फ़ारेनहाइट स्केल में हम इस पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है कि एक स्केल से हम दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ फार्मूले देखेंगे जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम अब सीखने वाले हैं। जो हमारे पास यहाँ पे पहला फार्मूला है, ये तो बच्चा जानता है, इसको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि केल्विन जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 के बराबर होता है, ठीक है, ये तो आप जानते हो, इसमें कोई भी दोहराने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि के बराबर होता है सी प्लस 273। के यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर है केल्विन में, सी यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, ठीक है, और 273 यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास सेल्सियस में है, तो यहाँ पे सेल्सियस में है, ठीक है, और इसको हमने ऐड करना है, प्लस करना है 273 से, तो हमारे पास 300 जो निकल के आएगा, हमारे पास जो 300 निकल के आएगा वो टेम्परेचर होगा केल्विन में, वो टेम्परेचर होगा केल्विन में। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अब हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें आपने ये सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। सिंपल सा फार्मूला है, इजी है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर आपने कोई भी टेम्परेचर अगर आपको क्वेश्चन में दिया है फ़ारेनहाइट में और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इस फार्मूले को यूज करना। अगर सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इस फार्मूले को आपने यूज करना है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास 20 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, आपको बताएगा कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होगा, तो F की जगह यहाँ पे 20 डालना है, 20 डालना है और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे C की वैल्यू जो निकल के आएगी, ठीक है, वही आपके पास टेम्परेचर इन सेल्सियस होगा। अब देखो ये फार्मूला इसकी बात करें, ये दोनों अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आपको सिंपल से ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, इसमें भी कोई याद रखने वाली बात नहीं है। इसीलिए ये मैंने यहाँ पे पीछे डायग्राम बना के लाया था, थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया, ठीक है, ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझ आए, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल सी बात याद रखनी है। एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, एक सेकंड। देखो जब भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पहले ही बता दिए। ये आइस पॉइंट है, ये स्ट्रीम पॉइंट है, ठीक है, ये आपने समझना है। जो आइस पॉइंट है इस आइस पॉइंट को मैं लोअर लिमिट भी कह सकता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया था कि यहाँ पे C डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे K केल्विन है और यहाँ पे F डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे C को माइनस करना है। C माइनस लोअर लिमिट 0 है तो C माइनस 0 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स 100 है। तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या निकल के आता है, C माइनस 0 अपॉन 100। सिमिलरली अगर हम केल्विन की बात करें, केल्विन स्केल की बात करें, तो यहाँ पे हमने K मान लिया था, तो K माइनस लोअर लिमिट 273 है, तो K माइनस 273 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 100 है, तो K माइनस 273 अपॉन 100। यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, K माइनस 273 अपॉन 100। सिमिलरली फ़ारेनहाइट स्केल में हमने F डिग्री फ़ारेनहाइट माना था। इसका लोअर लिमिट जो है, जो आइस पॉइंट है वो 32 है, तो इसको हम F माइनस 32 लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स 180 है तो अपॉन 180 इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, F माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला निकल के आता है और ये वाला फार्मूला निकल के आता है। अगर चाहो तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में ये फार्मूला वहाँ पे सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए अगर आपको डायरेक्टली ये याद होगा तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि C हो या फिर K हो या फिर F डिग्री फ़ारेनहाइट हो, ठीक है, C डिग्री सेंटीग्रेड हो, K केल्विन हो या F डिग्री फ़ारेनहाइट हो, उसको आपने माइनस करना है लोअर लिमिट से, जो सेल्सियस स्केल में 0 है, केल्विन में 273 है और फ़ारेनहाइट में 32 है, अपान करना है नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्सियस में 100 है, फ़ारेनहाइट में 180 है और केल्विन में 100 है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, और इसी को सॉल्व करने पे हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है और ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। ये आपने समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई केल्विन में टेम्परेचर दिया है, आपने वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन का टेम्परेचर इस फार्मूले में डालना है और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर निकल के आएगा, ठीक है। और भी अगर जैसे फ़ारेनहाइट का दिया होगा तो सेंटीग्रेड में निकालना होगा, तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यहाँ पे डाल के सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। देखने में और सुनने में चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल आसान बात लगती है, लेकिन ये आसान है नहीं। देखो, चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा समझना, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे, जब आप थर्मोडायनेमिक्स या बहुत सारी जगहें हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल ईजी है कि चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो चेंज इन केल्विन के बराबर होता है। डेल्टा सी डेल्टा के के बराबर होता है। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने बताया कि डेल्टा सी डेल्टा के बराबर होता है। मान लीजिए मैं जानता हूँ कि 273 एक सेकेंड, मैं जानता हूं कि अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो 27 प्लस 273 होता है, ठीक है, जो 300 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर लूँ, यानी मैंने 3 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया यहाँ पे, तो केल्विन में भी सेम चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ तो यहाँ पे 3 केल्विन का चेंज होगा, तो हमारे पास ये 303 केल्विन निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपने समझना है। इसका ही मतलब होता है कि डेल्टा सी बराबर है डेल्टा के, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि 27 डिग्री को मैंने 30 तक पहुंचा दिया, तो 300 केल्विन जो है वो 303 केल्विन 303 केल्विन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते। देखो, अगर हम यहाँ पे वो वाला लॉजिक लगाएं, क्या डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जो होता है वो केल्विन के बराबर होता है, अगर हम ये लॉजिक यहाँ पे लगाएं चेंज इन टेम्परेचर में, तो उससे क्या खराबी यहाँ पे होगी। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में अगर बताएगा कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ, तो बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा कि 3 प्लस 273 270 केल्विन का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। वो समझेगा कि 276 केल्विन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो केल्विन में 300 में 276 ऐड करेगा, तो वो रॉन्ग होगा। वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि चेंज इन केल्विन जो होता है वो चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। मैं एक एग्जांपल से फिर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देते हैं, तो हम जानते हैं कि 27 डिग्री जो होता है वो 300 केल्विन के बराबर होता है। अगर यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया तो यहाँ भी 10 केल्विन का चेंज आएगा और ये 310 केल्विन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है, चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो चेंज इन केल्विन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा सी तो होता है, लेकिन वो 5/9 डेल्टा एफ के बराबर होता है। हमेशा याद रखना, जब भी चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड होगा या फिर चेंज इन केल्विन होगा, तो वो चेंज इन फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं होगा, बल्कि 5/9 चेंज इन फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो आपने उसका मतलब ये नहीं निकालना है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हुआ, बल्कि उसका मतलब है 5/9 इंटू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 5 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ या फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एक ही बात है। लेकिन फ़ारेनहाइट की बात करें तो 5/9 करके 5 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, वो क्या है कि डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के एंड डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा की के इज इक्वल टू 5/9 डेल्टा एफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। देखो, आपके पास कोई भी सॉलिड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड आपके पास है, मान लेते हैं उस सॉलिड का पॉइंट यहाँ पे ए, इस पॉइंट को हम ए यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बी है। हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स है। जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो ए और बी का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा, हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है। जो इंक्रीज इन लेंथ है, जो इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, हम मान लेते हैं कि वो डेल्टा एक्स के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस इनिशियल प्लस डेल्टा एक्स यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होगा। तो हमारे पास जब हमने हीट किया इस किसी भी सॉलिड को, तो इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ, तो इसलिए इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। किसमें हुआ, सॉलिड्स में हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, जो डिस्टेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वो इंक्रीज हुआ, डेल्टा एक्स टाइम इंक्रीज हुआ। इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है।
इसमें थर्मल एक्सपेंशन में तीन केसेस आते हैं, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है एरियल एक्सपेंशन और एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो जो लीनियर एक्सपेंशन है ये एक्सपेंशन अलोंग लेंथ है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो हीट करते हैं, अगर उसमें एक्सपेंशन हो रहा है लेंथ के अलोंग, यानी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हम कहते हैं कि इसमें लीनियर एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ इनिशियल लेंथ एल नॉट के बराबर है। जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने का मतलब डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट करते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर इसको देते हैं, कहने का मतलब है इसको हम हीट करते हैं। तो इसका जो लेंथ है वो कितना गुना इंक्रीज होता है। मान लेते हैं इनिशियल लेंथ इसका एल नॉट है, तो डेल्टा एल टाइम इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो टोटल लेंथ इसका एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल लेंथ एल नॉट थी, हीट करने के बाद डेल्टा एल टाइम इसका जो डेल्टा एल गुना जो है वो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, तो टोटल लेंथ एल हम मान लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। अब आपने यहाँ पे एक ही चीज़ समझनी है कि जब भी लीनियर एक्सपेंशन होता है, तो जिस ऑब्जेक्ट का लीनियर एक्सपेंशन होता है उस ऑब्जेक्ट का कोई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है जिसको हमने यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, तो हीट करने पे जो चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा एल आएगा, वो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। वो जो चेंज इन लेंथ होगा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, और इनिशियल लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपने अल्टीमेटली इतना याद रखना है कि हीट करने पे डेल्टा एल जो होता है वो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। डेल्टा एल यहाँ पे चेंज इन लेंथ है, एल नॉट यहाँ पे इनिशियल लेंथ है, अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी जो आप टेम्परेचर देते हो। ठीक है, टेम्परेचर गिवन टू द बॉडी। तो जब हम यहाँ पे डेल्टा एल का फार्मूला रखते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो ये कुछ ये निकल के आता है। ठीक है, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे एल नॉट कॉमन निकालते हैं, तो एल का फार्मूला जो फाइनल लेंथ हमारे पास है, हीट करने के बाद फाइनल लेंथ जो है उसका फार्मूला निकल के आता है एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे हमने एल नॉट कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो आपने अल्टीमेटली ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और एल यहाँ पे क्या है, कैपिटल एल, वो है इंक्रीज इन लेंथ विद टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद अगर हम अल्फा की बात करें तो जो अल्फा का यूनिट है वो पर केल्विन हो सकता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट अल्फा। इक्विवेलेंट अल्फा, देखो अगर हमने दो रॉड्स को ज्वाइन किया तो उसका इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर हमने रॉड को ज्वाइन किया एंड टू एंड, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, आपके पास दूसरी रॉड है, दोनों रॉड्स को अगर आप एंड टू एंड ज्वाइन करते हो तो उस केस में जो इक्विवेलेंट अल्फा होगा वो क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप रॉड को दो रॉड्स को, या मोर देन टू भी हो सकता है, हम मान लेते हैं कि दो रॉड्स हैं, एक रॉड की लेंथ L1 है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, दूसरी रॉड की लेंथ L2 है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। ठीक है, तो अल्फा इक्विवेलेंट बराबर होगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। जब आप किसी पेंडुलम को हीट करते हो, ठीक है, लेंथ इंक्रीज होती है, उससे टाइम पीरियड पे क्या डिफरेंस आता है, टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस आता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस फार्मूले के जरिए। या आप वैसे एसएचएम एंड वेव्स में भी पढ़ोगे, और मुझे लगता है पीछे भी कहीं ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला होता है पेंडुलम के केस में वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हम वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विद डायग्राम समझाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वैसे इस टॉपिक की, इस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हम जनरली एसएचएम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड का आपने यहाँ पे फार्मूला याद रखना है कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। ठीक है, अगर आप उसको हीट करते हो पेंडुलम को तो टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो आप जानते हो। टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ इंक्रीज होती है, और जब लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा टाइम पीरियड? क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एल की। ठीक है, तो इसलिए अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, कहने का मतलब है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम चेंज इन टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो चेंज इन टाइम पीरियड का फार्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है,
डेल्टा टी का फार्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे ध्यान रखना जो टी यहाँ पे है वो कैपिटल टी है, तो डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टाइम पीरियड है। टी यहाँ पे ओरिजिनल टाइम पीरियड है, ठीक है, ओरिजिनल टाइम पीरियड है। अल्फा तो आप जानते हो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, और डेल्टा थीटा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा थीटा यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। जो कैपिटल टी है वो क्या है, ओरिजिनल टाइम पीरियड है, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड है। डेल्टा थीटा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। ये फार्मूला आप जबानी याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये फार्मूला हम एसएचएम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे लेंथ बढ़ती है। ये मैंने बताया कैसे बढ़ती है, ठीक है। लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ने से टाइम बढ़ेगा। अगर लेंथ इंक्रीज होने से टाइम इंक्रीज होता है, कहने का मतलब है टाइम ज्यादा लगेगा, यानी टाइम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब है कि टाइम का लॉस हुआ, टाइम का लॉस हुआ। अगर टाइम का लॉस हुआ तो जो क्लॉक होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, वो आराम आराम से रन करेगी, ठीक है। टाइम लॉस होने का मतलब है कि क्लॉक स्लोज डाउन, ठीक है। इसी के अपोजिट की अगर हम बात करें, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो लेंथ डिक्रीज होगी, उससे टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब है कि टाइम गेन हो गया, यानी अगर टाइम डिक्रीज हो गया तो टाइम गेन हो जाएगा, ऑब्वियस है कि कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम जब गेन होता है हम कहते हैं कि क्लॉक जो है वो फास्ट रन कर रही है, क्लॉक रन्स फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला है, ये भी कभी कभी डायरेक्टली फार्मूला पूछे जाते हैं और कभी कभी डेटा दे के पूछा जाता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे फार्मूला यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। देखो डेल्टा टी बराबर होता है डेल्टा टी अपॉन टी इंटू टी। यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी का ख्याल रखना है, ठीक है। जो डेल्टा कैपिटल टी है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, और कैपिटल टी यहाँ पे सॉरी जो हमारे पास कैपिटल टी है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, और डेल्टा कैपिटल टी यहाँ पे चेंज इन टाइम पीरियड है, ठीक है। और डेल्टा स्मॉल टी जो है यहाँ पे वो लॉस और गेन इन टाइम है। जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो तो जो लॉस और गेन इन टाइम होता है वही डेल्टा स्मॉल टी है, ठीक है। और जो स्मॉल टी है ये टाइम गिवन है, जो आपके क्वेश्चन में टाइम गिवन होगा वो उसको हम यहाँ पे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मूला जो है वो है डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेंथ, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेंथ हमने आपको पीछे बताया कि डेल्टा एल जो होता है वो बराबर होता है एल नॉट, हम यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल लेंथ को हम एल ही यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए एल अल्फा डेल्टा टी। ये हमने पीछे आपको बताया कि डेल्टा टी जो इंक्रीज इन लेंथ होता है ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट, जो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल होता है वो बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा टी। एल यहाँ पे इनिशियल लेंथ है, अगर इस एल को यहाँ पे मैं ले लूँ तो डेल्टा एल अपॉन एल बराबर होगा अल्फा डेल्टा टी, और यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एल अपॉन एल है, जो डेल्टा एल अपॉन एल है ये हमारे पास थर्मल स्ट्रेन है। ये क्या है, थर्मल स्ट्रेन है। ये क्या है, थर्मल स्ट्रेन है, ये आपने याद रखना है। देखो डेल्टा एल अपन एल बराबर होता है अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल अपन एल यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन है, ये आपने याद रखना है। हम जानते हैं कि गामा, जो गामा हमारे पास होता है वो बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हमने पीछे पढ़ रखा है जब हम इलास्टिसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि गामा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन है अल्फा डेल्टा टी, तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस होगा गामा इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेस का फार्मूला भी लिख लिया है, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी क्या है, थर्मल स्ट्रेन है। तो हमारे पास जो थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे निकल के आएगा, थर्मल स्ट्रेस निकल के जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो बराबर होगा गामा इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी के, ठीक है। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टी सेम होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टी सेम होगा तो गामा वन अपन गामा टू जो है वो अल्फा टू अपन अल्फा वन के बराबर होगा। गामा वन अपन गामा टू बराबर होगा अल्फा टू अपन अल्फा वन के। कब होगा, जब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा, जब चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा। अब आपने यहाँ पे ख्याल रखना, ये एक एडिशनल फार्मूला, वैसे इसका यूज़ नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है और हो सकता है आगे भी कहीं पूछा जाए, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, या फिर डायरेक्टली कभी कभी फार्मूला ही पूछा जाएगा। जो फोर्स एफ का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है वो बराबर होता है गामा ए अल्फा डेल्टा टी, गामा ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। गामा ए अल्फा डेल्टा टी, ये आपने ज़बानी याद कर लेना है। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू गामा इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे एफ फोर्स है, ठीक है, और ए यहाँ पे एरिया है, ठीक है, और हमारे पास अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट है, ठीक है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। देखो सुपरफिशियल कह लो या फिर एरियल कह लो, एक ही बात है।
तो हम एरियल एक्सपेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया इनिशियल एरिया ए नॉट है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसका जो एरिया इंक्रीज होगा, मान लीजिए यहाँ तक इंक्रीज हो गया, जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक इसका एरिया इंक्रीज होता है हीट करने पे, तो इसको मैं डेल्टा ए से, जो इंक्रीज इन एरिया है मैं उसको डेल्टा ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब देखना जो इंक्रीज हुआ एरिया डेल्टा ए जो इंक्रीज हुआ वो बराबर होगा ए नॉट बीटा डेल्टा टी के, वो बराबर होगा, जैसे हमारे पास डेल्टा एल किसके बराबर था, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर था, उसी तरीके से डेल्टा ए बराबर होगा ए नॉट बीटा डेल्टा टी के, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। डेल्टा ए यहाँ पे चेंज इन एरिया है या इंक्रीज इन एरिया कह लो, उसके बाद ए नॉट यहाँ पे ओरिजिनल एरिया है, यानी इनिशियल एरिया है जो आपके पास हीट करने से पहले एरिया था, बीटा यहाँ पे कोफिशिएंट है। अब किसका कोफिशिएंट है, अगर यहाँ पे एरियल एक्सपेंशन है तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी यहाँ पे जो आप टेम्परेचर देते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इनिशियल एरिया प्लस चेंज इंक्रीज इन एरिया, इनिशियल एरिया प्लस इंक्रीज इन एरिया, तो ए नॉट प्लस डेल्टा ए हमारे पास फाइनल एरिया हो जाता है। और यहाँ पे जब हम डेल्टा ए की वैल्यू डालते हैं तो निकल के आता है ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे जब हम इस फार्मूले में ये वाला वैल्यू डाल देते हैं ए नॉट बीटा डेल्टा टी, तो यहाँ पे ए नॉट हम कॉमन निकालते हैं और ए का फाइनल फार्मूला निकल के आता है ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्यूबिक एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्वेश्चन में कभी कभी क्यूबिक एक्सपेंशन बोलेगा, कभी कभी वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेगा, तो बात एक ही है, चाहे क्यूबिक एक्सपेंशन हो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, बात एक ही है, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी क्यूब को जिसका 3 डायमेंशन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है, उसको जब आप हीट करते हो, मान लीजिए उसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, तो जब आप इसको हीट करते हो तो डेल्टा वी वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, फाइनल वॉल्यूम इसका होगा वी नॉट प्लस डेल्टा वी। जो हमारे पास डेल्टा वी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम है, उसका फार्मूला है वी नॉट गामा डेल्टा टी। डेल्टा वी का फार्मूला जो हीट करने पे इंक्रीज इन वॉल्यूम है उसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो बराबर है वी नॉट गामा डेल्टा टी। वी नॉट यहाँ पे याद रखना ये इनिशियल वॉल्यूम है, गामा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है और डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद जब हम डेल्टा वी की जब हम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं इस वाले फार्मूले में, तो जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास निकल के आता है आफ्टर हीटिंग द ऑब्जेक्ट, आफ्टर हीटिंग द क्यूब, तो जब हम फाइनल फार्मूला जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम निकल के आता है वो बराबर होता है वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। और वी जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है वो निकल के आता है वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। वी यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है और वी नॉट यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है, गामा मैंने आपको बता दिया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, डेल्टा टी टेम्परेचर है जो हम किसी बॉडी को देते हैं। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या है, इसको आपने सिंपली याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, ठीक है। अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, ये आपने याद रखना है, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। यहाँ से अब बीटा की वैल्यू निकल के आती है 2 अल्फा, गामा की वैल्यू निकल के आती है 3 अल्फा। इन जनरल आपने सिर्फ याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 अल्फा निकलेगी और गामा की वैल्यू 3 अल्फा निकलेगी, ठीक है। अब देखो जब हमने किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हीट किया तो उसके वॉल्यूम में चेंज आया, अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आया, हम जानते हैं कि डेंसिटी रो जो होता है वो m अपन v के बराबर होता है, अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आया तो ऑब्वियस है कि उसकी जो डेंसिटी है वो भी चेंज हो गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करती है डेंसिटी पे और डेंसिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर डेंसिटी चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगी, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी। अब डेंसिटी कितनी चेंज होगी वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि डेल्टा वी बराबर होता है वी नॉट गामा डेल्टा टी। देखो जब हम लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, या एरियल एक्सपेंशन के केस में मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि डेंसिटी चेंज हो, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ये डेंसिटी के साथ इंटरलिंक होता है। डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हो m अपॉन v होता है, तो वॉल्यूम डेंसिटी के साथ इंटरलिंक होता है, तो वॉल्यूम चेंज होने पे डेंसिटी भी चेंज होगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर वाला टॉपिक भी लिख के लाया, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपने समझना है कि डेल्टा वी जो होता है वो वी नॉट गामा डेल्टा टी के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया। तो जो डेल्टा रो होगा वो रो नॉट गामा डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। डेल्टा रो जो चेंज इन डेंसिटी है, अब चेंज इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। अब यहाँ पे डिक्रीज होगा, जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज नहीं, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा लेकिन डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो कैसे होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो
जो डेल्टा रो है, जो हमारे पास डेल्टा रो है, चेंज इन डेंसिटी है, वो बराबर है रो नॉट इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। ये चेंज इन डेंसिटी है, ये इनिशियल डेंसिटी है, गामा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन है, डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। देखो अब यहाँ पे देखना, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, यहाँ से रो से रिप्रेजेंट किया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, डी से कर लो रो से कर लो, एक ही बात है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने टेम्परेचर जब बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब कितनी डिक्रीज होगी? रो नॉट गामा डेल्टा टी टाइम्स डिक्रीज होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, नेगेटिव साइन लगाया। यहाँ पे चाहता तो प्लस लगाता, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ने पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। इसीलिए मैंने ओरिजिनल डेंसिटी से जो चेंज इन डेंसिटी आया उसको माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल डेंसिटी होती है आफ्टर हीटिंग वो बराबर होती है रो इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। यहाँ पे रो नॉट कॉमन निकालो तो ये निकल के आएगा रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो फाइनल डेंसिटी जो हमारे पास निकल के आती है दैट इज रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैलोरीमेट्री। देखो जो एक्चुअली हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो हीट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है हीट। ठीक है, तो हीट की अगर हम बात करें तो हीट का एक यूनिट होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। तो यहीं से हमारे पास कैलोरीमेट्री निकल के आता है। तो जो हमारे पास कैलोरीमेट्री होता है ये मेजरमेंट ऑफ हीट होता है। क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ हीट होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ऐसा यूनिट होता है हीट का वो जूल होता है, लेकिन हीट का यूनिट कैलोरी भी होता है। यहाँ पे याद रखना, ध्यान रखना कि ऐसा यूनिट जूल होता है, कैलोरी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एक कैलोरी की अगर हम बात करते हैं तो एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है, या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब फिजिक्स की अगर हम बात करें, देखो हम यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स है वो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, जो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स है उसमें कहीं कहीं एक्सेप्शनल फार्मूला है जो केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स के केस में हीट को हम कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल क्यू कह लो या डेल्टा क्यू कह लो, एक ही बात है। एच कह लो या डेल्टा एच कह लो, एक ही बात है। फिजिक्स के केस में चेंज इन हीट या फिर हीट जो है उसके मीनिंग दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एच या फिर डेल्टा एच, क्यू या फिर डेल्टा क्यू, इन चारों पॉइंट्स के जो मीनिंग है, चारों जो सिंबल्स हैं इनके जो मीनिंग है वो एक ही है। ठीक है, वो है हीट। ठीक है, उसका मतलब है हीट, चाहे डेल्टा क्यू हो, डेल्टा एच हो, ठीक है, एच हो, क्यू हो, इन चारों की जो मीनिंग है वो है हीट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज इन हीट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम हीट टर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स की बात करते हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ अलग कॉन्सेप्ट होगा, वो हम आपको वहीं पे बताएंगे। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना, थोड़ा सा यहाँ पे आंखें खोल के देखना, क्योंकि जब हम आगे थर्मल कैपेसिटी पढ़ेंगे तो थर्मल कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं यहाँ पे स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी, जब आप बाद में इसको रिवाइज करोगे या फिर आगे जब आप थर्मल कैपेसिटी पढ़ोगे वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या ये थर्मल कैपेसिटी है या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और स्मॉल सी बराबर होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। मैंने आपको बताया कि क्यू कह लो, डेल्टा क्यू कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इन यहाँ पे मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं, तो तीनों के तीनों फार्मूले जो है तीनों के मीनिंग सेम है। ठीक है, आप अगर चाहो एक ही फार्मूला याद रख लेना। ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी कह लो, या फिर 1 अपॉन एम इंटू डी क्यू बटा डी टी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, हम एक ही फार्मूला याद रखते हैं, वो है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है स्मॉल सी। ठीक है, क्यू यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट है, जो आप हीट देते हो उसको हम यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, हीट देने पे बॉडी का टेम्परेचर जो चेंज होगा उसी को हम यहाँ पे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्मॉल एम यहाँ पे मास ऑफ अ बॉडी है। अल्टीमेटली आपने याद रखना है स्मॉल सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और स्मॉल सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कैलोरी पर केजी केल्विन हो गया, ग्राम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लेकिन जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास ये 2 है। ठीक है, ये हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं।
ये हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट्स है, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम केस में यही दो यूनिट्स यूज होंगे, वैसे बाकी भी इसके यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास क्यू का फार्मूला, मैंने आपको बताया कि सी बराबर होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम क्यू का फार्मूला निकालते हैं तो वो होता है एम सी डेल्टा टी, ठीक है। क्यू यहाँ पे हीट है, चाहे एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। एम यहाँ पे मास है, स्मॉल सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, देखो ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे कार्नोट्स हीट इंजन वाला टॉपिक आता है लास्ट पे। कार्नोट्स हीट इंजन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे सोर्स होता है और सिंक होता है, उन दोनों सोर्स और सिंक का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही समझना है कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो के बराबर होगा। ये आप वैसे इस फार्मूले से भी पता चल जाएगा, अगर इस फार्मूले में आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट डालते हो तो डेल्टा टी जीरो के बराबर निकल के आएगा। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट के बराबर है तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो के बराबर होगा। तो ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास रिवर है, तो हम जानते हैं कि रिवर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर रिवर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगा तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा रिवर का वो जीरो के बराबर होगा। अब देखो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो अगर आप रिवर को हीट करते हो, आप रिवर को कितना भी हीट करो उसका टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा, बताओ। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिवर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब इसका डेल्टा टी जीरो है, तो कितना भी हीट आप रिवर को कर लो उसका डेल्टा टी सेम रहेगा, उसका डेल्टा टी जीरो होगा, यानी डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। जैसा मटेरियल होगा वैसा ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बता दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जब भी सी यहाँ पे स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी जब भी वेरिएबल होगा उस केस में जो क्यू का फार्मूला होगा वो बराबर होगा एम इंटीग्रल सी डी टी, और इंटीग्रेशन टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 तक होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सी वेरिएबल है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो क्यू का फार्मूला होगा एम इंटू एम इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी और टेम्परेचर T1 से T2 तक, ठीक है। जब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेकिन जब भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वैसे ये कोई यानी वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो कोई भी टीचर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ाएगा वो ये पहली दो तीन लाइनें जो मैं लिख के लाई हूँ यही पढ़ाएगा, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल में ये कैसे यूज़ करना है मैं यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे ये नोट्स बना के लाया हूँ, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। अगर टेम्परेचर में कोई भी लॉस नहीं होगा, इफ देयर इज नो लॉस इन टेम्परेचर, तो जो हीट लॉस्ट होगा वो बराबर होगा हीट गेन के। हीट लॉस्ट बाय बॉडी बराबर होगा हीट गेन बाय बॉडी की। कब होगा? जब कोई भी लॉस इन टेम्परेचर नहीं होगा। व्हेन देयर इज नो लॉस इन टेम्परेचर द हीट लॉस्ट बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय बॉडी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, ये आपने समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी जो है वो हॉट बॉडी है और दूसरी जो है वो कोल्ड बॉडी है। अब यहाँ पे जो कोल्ड बॉडी है ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बॉडी ही होगी, हो सकता है ये आपका सराउंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास सराउंडिंग दिया हो, उसका टेम्परेचर कम हो, ठीक है, और हो सकता है टेम्परेचर गिवन होगा उस सराउंडिंग का, तो मान लेना वो जो सराउंडिंग है आपने मान लेना है कि वो कोल्ड बॉडी है, ठीक है। और जो आपके पास क्वेश्चन में हॉट बॉडी भी दी होगी, ठीक है। जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। हम मान लेते हैं कि हॉट बॉडी का मास x ग्राम है, हॉट बॉडी का मास हम यहाँ पे x ग्राम मान लेते हैं, और कोल्ड बॉडी का मास हम यहाँ पे y ग्राम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर a डिग्री सेंटीग्रेड है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर b डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि a डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा b डिग्री सेंटीग्रेड से, क्योंकि a डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी हॉट बॉडी है, ठीक है, उसमें उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो भी ज़्यादा जो हीट होती है, जो हमारे पास हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ये मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताऊंगा कि जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे a डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, b डिग्री सेंटीग्रेड कम है, तो बहुत टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद दोनों टेम्परेचर जो है a डिग्री b डिग्री ये यानी सेम लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। दोनों बॉडीज हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कुछ टाइम बाद सेम हो जाएगा। हम मान लेते हैं
T डिग्री सेंटीग्रेड कुछ टाइम बाद दोनों बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हमारे पास हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा से कम होगा, ठीक है। A डिग्री से मान लेते हैं T डिग्री हुआ, लेकिन क्या हुआ, फॉल, गिर गया, यानी कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। अब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी कम है, तो ये राइज होगा, ये क्या होगा, राइज होगा, T डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज होगा। यहाँ पे अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे आपको फिर से ये समझा रहा हूँ। देखो, हम मान लेते हैं, हमें पता है कि A डिग्री B डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पे आपने समझना है कि कुछ टाइम के बाद अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, मान लेते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, तो यहाँ पे T डिग्री जो है वो लेस देन B होगा, और सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो A डिग्री होगा वो ग्रेटर देन T होगा, और B डिग्री जो होगा वो लेस देन T होगा, क्योंकि B कम है और A ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से A डिग्री से कुछ टाइम बाद T डिग्री पे पहुंच जाएगा, यानी टेम्परेचर कम हुआ, और B डिग्री से T डिग्री तक कुछ टाइम बाद पहुंच जाएगा, यानी बढ़ा, इंक्रीज, टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद जो हीट है, जो हीट लॉस्ट है, जो हॉट बॉडी होगी वो हीट को क्या करेगी, लॉस करेगी, और जो कोल्ड बॉडी है वो हीट को गेन करेगी, और अल्टीमेटली दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जो हीट लॉस्ट बाय बॉडी है, कौन सी बॉडी, हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी बराबर है हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। हीट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, mc डेल्टा टी होता है, चाहे कोल्ड बॉडी का हीट मान लो, हॉट बॉडी का हीट मान लो, mc डेल्टा टी के बराबर होता है। m यहाँ पे मास है, c यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो हॉट बॉडी है उसका मास x है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, x ग्राम माना था मैंने। तो हॉट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में डेटा देगा, जो न्यूमेरिकल होगा उसमें ये डेटा दिया हुआ होगा, और सारा का सारा जैसे x है, y है, a है, t है, b है, ये सारे के सारे जो सिंबल्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये दिए होंगे क्वेश्चन में। बस आपसे कोई एक चीज पूछेगा, सारा डेटा देके कोई एक चीज पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। m यहाँ पे मास है हॉट बॉडी का, जो हमने x मान लिया था, c यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसको हमने स्मॉल c से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और डेल्टा t यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो a माइनस टी है, हॉट बॉडी के केस में a माइनस टी है। ये मैंने यहाँ पे a माइनस टी कैसे लिखा, देखो मैंने बताया कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर a से t तक डिक्रीज हुआ, तो a ज्यादा है t कम है, तो मैंने a माइनस टी लिख लिया, क्योंकि a ज्यादा है और t कम है, और a से t तक डिक्रीज हुआ, कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर a माइनस टी है, तो यहाँ पे मैंने a माइनस टी लिख लिया। अब कोल्ड बॉडी की अगर हम बात करते हैं, कोल्ड बॉडी का मास मैंने y मान लिया था, y ग्राम मान लिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो भाई सेम है, c के बराबर है। डेल्टा टी, अब यहाँ पे आपने समझना है कि t माइनस बी, यहाँ पे मैंने डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखा। देखो हम जानते हैं कि t डिग्री जो है वो b डिग्री से ज्यादा है, t डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो b डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो हमेशा जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर लिखते हैं। तो इस केस में हाई टेम्परेचर t है तो t लिखते हैं, माइनस b है तो इसलिए t माइनस b हमारे पास यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डेल्टा t को t माइनस b लिखा, ठीक है। ऊपर से मैं जल्दी फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और जहाँ तक मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज में से इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ये वैसे कोई टॉपिक नहीं है, इसमें कॉमन सेंस लगाना है। वैसे भी इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन किसी भी न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है इस मेथड को, वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, ठीक है। जो हीट है उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया। हीट हो सकता है कभी कभी डायरेक्टली बोला जाए क्वेश्चन में कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इतना है, ठीक है, और कोल्ड बॉडी की कुछ डिटेल दी जाए, हो सकता है y दिया जाए, b दिया जाए, और आपसे t पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों फार्मूले आपने याद रखने, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। mc डेल्टा t हॉट बॉडी का, mc डेल्टा t कोल्ड बॉडी का बराबर होगा। तो मास यहाँ पे x है, c यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और हॉट बॉडी को जो चेंज इन टेम्परेचर है a माइनस टी है, ठीक है। कोल्ड बॉडी का मास y है, c यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, t माइनस बी यहाँ पे डेल्टा t है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कह लो या फिर थर्मल कैपेसिटी कह लो, एक ही बात है। हीट कैपेसिटी कह लो या फिर थर्मल कैपेसिटी कह लो। आप मैं आपको पीछे बार बार बता रहा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैं बार बार बता रहा था, क्योंकि थर्मल कैपेसिटी को मैं यहाँ पे कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी को हम यहाँ पे कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो C होता है वो Q अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है। जो कैपिटल C होता है, हीट कैपेसिटी होता है कैपिटल C, वो बराबर होता है Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और इसका एक शॉर्ट फार्मूला है स्मॉल m इंटू सी। क्या है? स्मॉल m इंटू सी। जो कैपिटल C का फार्मूला है वो बराबर है
कैपिटल सी इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी, एम इंटू स्मॉल सी। कैपिटल सी यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी है, एम यहाँ पे मास है, स्मॉल सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक, अगर हमारे पास कैपिटल सी बराबर है एम इंटू स्मॉल सी, तो स्मॉल सी हम जानते हैं क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के बराबर होता है। यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाता है, तो कैपिटल सी का फार्मूला जो निकल के आता है वो होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, और कैपिटल सी इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी, ठीक है। और क्यू क्या है, डेल्टा टी क्या है, स्मॉल सी क्या है, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पीछे बता दिया, ठीक है। और एसआई यूनिट जो हमारे पास हीट कैपेसिटी का है वो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जूल पर केल्विन है, ये हमारे पास एसआई यूनिट है। इसके अलावा भी जूल को आप कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। कैलोरीज में भी इसके यूनिट्स हैं, लेकिन एसआई यूनिट इसके जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है और जूल पर केल्विन है, ठीक है। अब वाटर इक्विवेलेंट की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वाटर इक्विवेलेंट कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो वाटर इक्विवेलेंट जो होता है ये मास होता है। क्या होता है, मास होता है। और मैं अपने कॉन्सेप्ट से अगर आपको बताऊं, समझाना चाहूँ अपने माइंड से, तो आप समझ लो कि जो वाटर इक्विवेलेंट होता है ये मास ऑफ वाटर होता है। 1 मिनट के लिए समझ लो कि मास ऑफ वाटर होता है। अब कैसे मास ऑफ वाटर होता है ये आपने समझना है, ठीक है। मास ऑफ वाटर तो होता है, लेकिन किस केस में मास ऑफ वाटर होता है। मान लीजिए आपके पास वाटर है, आपके पास वाटर है, उस वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो बराबर है किसी बॉडी के हीट कैपेसिटी के, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वाटर है और कोई बॉडी है, और वाटर का हीट कैपेसिटी बराबर है बॉडी की हीट कैपेसिटी के, ठीक है। हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी m इंटू सी होता है, तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर होगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा। और हम जानते हैं कि अगर हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी ये भी बराबर होता है m इंटू सी, m इंटू स्मॉल सी, और यहाँ पे m जो होगा वो मास ऑफ बॉडी होगा और c यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा, सॉरी बॉडी होगा। तो यहाँ पे इस फार्मूले में जो हमारे पास मास ऑफ वाटर है ना, उसी को हम वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। और ये ध्यान रखना, ये तभी होगा, इस मास ऑफ वाटर को हम वाटर इक्विवेलेंट तभी कहेंगे जब इसका जो हीट कैपेसिटी होगा वो बराबर होगा कि हीट कैपेसिटी ऑफ सम बॉडी, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट होता है। देखो जब भी स्टेट चेंज होती है ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, जैसे आइस से वाटर बन गया, जैसे वाटर से वेपर्स बन गई, तो इस केस में जो हमारे पास हीट होती है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बराबर होता है m इंटू एल के, वो बराबर होता है m इंटू एल के। जब भी कोई स्टेट चेंज होती है उस केस में जो हीट का फार्मूला होता है जो अप्लाई करना होता है किसी भी क्वेश्चन में, वो बराबर होता है m इंटू एल के, क्योंकि यहाँ पे हीट है, ठीक है, जो स्टेट चेंज के लिए यूज होती है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। m यहाँ पे मास है, l यहाँ पे लेटेंट हीट है। अब लेटेंट हीट जो है वो वेपराइजेशन की भी हो सकती है या फिर मेल्टिंग फ्यूजन की भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास लेटेंट हीट का फार्मूला निकल के आता है क्यू अपॉन एम की, ठीक है। एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम, ठीक है। यहाँ से यूनिट जो एल का होता है वो जूल पर केजी होता है, या फिर जूल पर ग्राम होता है, ठीक है, या फिर कैलोरी पर केजी होता है, ठीक है, या कुछ भी अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ जूल पर केजी याद रखना है और जूल पर ग्राम याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि लेटेंट हीट जो होती है वो हीट होती है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे स्टेट चेंज होती है। अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो LV से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर हम इसको टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये वाटर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। किसके लिए एब्जॉर्ब करेगा, स्टेट चेंज के लिए एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो यहाँ पे ये लॉजिक भी लग सकता है कि अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इसको दे रहे हैं, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तो जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये हीट यानी टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि ये स्टेट चेंज कर सके, और इसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जब हम 1 ग्राम वाटर को, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर से हीट करते हैं, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब करता है उससे स्टेट चेंज होती है। जैसे यहाँ पे 1 ग्राम वाटर जो है वो 1 ग्राम वाटर वेपर बन गया, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अगर टेम्परेचर हमने यहाँ पे हीट किया और टेम्परेचर सेम रहा, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब स्टेट जो है किसी उस ऑब्जेक्ट की वो चेंज हुई होगी। जैसे यहाँ से वाटर से वेपर बन गया, ठीक है। और आपने ये याद रख लेना है यहाँ पे कि जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर होता है वो 2260 जूल पर केजी होता है, ये आपने याद रखना है। वैसे अगर याद रखोगे भी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका वैसे कोई यूज अगर क्वेश्चन में देगा भी तो वहाँ पे क्वेश्चन में देगा ये,
कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है वो ये है, ठीक है। जो वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर के लिए वो ये है, वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप चाहते हो कि याद रखना है तभी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी इसको आप कह सकते हो, इसको हम LF से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर हमारे पास जब भी हम मेल्टिंग की बात करते हैं या फ्यूजन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है जब भी हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास आइस है जिसका मास 1 ग्राम है, हमारे पास आइस है उसका मास 1 ग्राम है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसको जब हम टेम्परेचर यानी हीट करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हम जब इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री था तो 0 डिग्री ही रह गया, ठीक है। और 1 ग्राम वाटर बन गया, ठीक है। 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर बन गया, ठीक है। आपने क्या समझना है, हमारे पास अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, उसको हम हीट करते हैं, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे अगर रहता है, उसका अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, पहले भी 0 डिग्री था बाद में भी 0 डिग्री, तो आइस से वो 1 ग्राम वाटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हीट जो वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे आइस है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ से आइस से वाटर बन गया। उसके बाद जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वाटर के केस में, वो 336 जूल पर ग्राम होता है। किसके बराबर होता है, इसको आप जूल पर केजी में भी वैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सारे यूनिट्स में लिख के लाता हूँ तो वो याद करने में डिफिकल्टी होती है फिर, इसलिए यहाँ पे मैंने एक यूनिट में लिख के लाया, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वाटर के केस में होता है वो बराबर होता है 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। देखो जब भी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। क्योंकि देखो जब आपके पास न्यूमेरिकल पूछेगा ना, जब आपके पास न्यूमेरिकल पूछेगा वहाँ पे डेटा देगा, डिफरेंट क्वेश्चन घुमा के देगा। वहाँ पे आपने याद रखना कि पहले अगर हमारे पास आइस है, अगर हमारे पास आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगी। किसमें, वाटर में। और वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा। क्या लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन नहीं लगेगा, बल्कि हम कह सकते हैं जो हीट होगी ना वो m इंटू एल के बराबर होगी, वो m इंटू एल के बराबर होगी। और जब हम वाटर को फिर से हीट करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, ये वाटर ही रहेगा, और लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ। अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो हमारे पास हीट थी ना, वो कौन सी हीट थी, वो MC डेल्टा T वाली हीट थी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा T हो रहा है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। अगर इस वाटर को हम फिर से हीट कर रहे हैं, इसको अगर हम फिर से हीट कर रहे हैं तो ये वेपर बन जाएगा, लेकिन उस वेपर का जो टेम्परेचर होगा वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इस वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कहने का मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पे सेम रहा तो जो हमने यहाँ पे हीट दी थी वो कौन सी थी, m इंटू एल थी। वो कौन सी थी, लेटेंट हीट थी। वो कौन सी हीट थी, वो हमारे पास लेटेंट हीट थी। तो यहाँ पे आपने समझना है। और इस केस में जो हीट थी वो LF थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो हमारे पास स्टीम होती है ना, यानी वेपर्स जो होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो हमारे पास वाटर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों में आप फर्क जानते हो ना। जो स्टीम होती है ना वो ज़्यादा हॉट होती है, यानी वो ज़्यादा अगर हम उसको हाथ लगाएं तो वो हाथ को ज़्यादा अफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू द इफेक्ट जो हम अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को लगाएं, ठीक है। तो जो स्टीम होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा हार्मफुल होती है देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द सेम वे अगर हम आइस की बात करें, जो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, दोनों जो होते हैं वो सेम कोल्डनेस देते हैं। ये सेम कोल्डनेस देते हैं। क्या देते हैं, सेम कोल्डनेस देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पहले आइस क्या होती है, वो वाटर में कन्वर्ट होती है। इस आइस का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पहले ये वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगी, और दोनों जो है ये सेम कोल्डनेस देंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि आइस है, उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको पहले ही आपने वाटर में कन्वर्ट नहीं करना है, पहले इसको आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे जो हीट लगेगी वो MC डेल्टा T वाली हीट होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। और जब आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगी, उसके बाद इसको m इंटू एल वाला लेटेंट हीट लगा देना, और उसके बाद इसको इसकी जो स्टेट है वो चेंज कर लेना वाटर में, और वाटर का भी टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और स्टेट यहाँ पे चेंज हो गई, इसलिए इसको हम लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैंने आपको पहले भी बताया, जो पीछे मैंने आपको समझाया ना पिछली स्लाइड्स पे, सेम चीज़ें यहाँ पे भी मैंने लिखी हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज की बात की जाएगी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि -10 डिग्री, 10 डिग्री नहीं, वो -10 था, क्योंकि आइस का टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। मान लीजिए आइस की बात की थी मैंने, तो आइस अगर -10 पे है तो उसका टेम्परेचर अगर चेंज करना है 0 डिग्री तक, तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट लगती है वो MC डेल्टा T वाली हीट लगती है। और स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगती है, जैसे मैंने कहा था 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, तो उसमें M×L वाली हीट लगती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आइस की बात करते हैं, यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है, कोई नई चीज़ लिखी नहीं है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी है। अगर हम आइस की बात करते हैं, तो जो आइस होती है 1 ग्राम मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसको हम हीट देते हैं MLF वाली हीट, ठीक है। M×LF, LF यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्योंकि आइस जो है ये एक सॉलिड है, इसको वाटर में फ्यूज कराना है, तो इसलिए MLF वाली हीट यहाँ पे हमने देनी है। तो ये वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा, जो सेम कोल्डनेस देगा, ठीक है। और इसको जब हम हीट करेंगे MC डेल्टा T वाली हीट यहाँ पे देंगे, तो ये वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा, यानी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ। और इसको जब हम लेटेंट हीट फिर से देंगे M×LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जिसको हम स्टीम कहते हैं, जो जिसका टेम्परेचर सेम रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और याद रखना, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मोर हार्मफुल होता है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हीटिंग कर्व है, तो हीटिंग कर्व जो है ये बिल्कुल ईजी है, अगर आपने ये समझ लिया तो हीटिंग कर्व उतना टफ टास्क नहीं है। अगर आपने हीटिंग कर्व, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हीटिंग कर्व उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे ये लिख के लाता तो 2 से 3 या 4 से 5 मिनट लग जाते, और मैं नहीं चाहता कि इन फजूल चीज़ों पे मैं ज़्यादा टाइम दूं, ठीक है। वैसे हीटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अगर आपने हीटिंग कर्व समझना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं हीटिंग कर्व का 1 से 2 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अंडर स्टेडी स्टेट। अंडर स्टेडी स्टेट, अब देखो ये हम आगे भी कहीं पढ़ेंगे किसी चैप्टर में कि स्टेडी स्टेट क्या होता है। देखो अगर हमारे पास ये कोई रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ हीट पास हो रहा है, यहाँ से दूसरा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, वहाँ से भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट पास हो रहा है, यहाँ से कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वहाँ से भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट पास हो रहा है। तो जब पूरे क्रॉस सेक्शन से, पूरे ऑब्जेक्ट के जितने भी क्रॉस सेक्शन है, हर एक क्रॉस सेक्शन में से जब सेम अमाउंट ऑफ हीट पास होती है, तो हम कहते हैं कि ये स्टेडी स्टेट में, ये क्या है, स्टेडी स्टेट में है। तो अंडर स्टेडी स्टेट हर एक क्रॉस सेक्शन में से सेम अमाउंट ऑफ हीट पास होती है, और उस सेम अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपने समझने हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, रॉड मान लीजिए, इसका एक एंड यहाँ से हम हीट कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के एक एंड से। इस एंड को इस एंड का जो टेम्परेचर है मैं मान लेता हूँ इसको T1, ठीक है। इस एंड का टेम्परेचर जो है मान लेता हूँ T1 टेम्परेचर है, इस एंड का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T2 टेम्परेचर है, ठीक है। इसके बीच में जो टेम्परेचर है, इसके बीच में जो टेम्परेचर है, इसको हम जंक्शन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मैंने 2 रॉड्स यहाँ पे ज्वाइन कर ली, ठीक है, एक रॉड ये हो गई और दूसरी रॉड ये हो गई, तो यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट है, इस पे जो टेम्परेचर होता है मैंने उसको थीटा मान लिया, ठीक है, जिसको हम जंक्शन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन टेम्परेचर कहते हैं। तो एक एंड पे T1, दूसरे एंड पे T2, और बीच में थीटा टेम्परेचर है, जंक्शन टेम्परेचर है, और क्यू अमाउंट ऑफ हीट हर एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया में से पास हो रही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे कैपिटल A मान लिया, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ मैंने कैपिटल L मान लिया। अब जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी अंडर स्टेडी स्टेट, ये बात याद रखना, स्टेडी स्टेट के केस में, ठीक है, स्टेडी स्टेट के केस में जो अमाउंट ऑफ हीट पास होती है इस एंड से इस एंड से, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T1 माइनस T2 के, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। T1 क्या है, T2 क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T1 माइनस T2 के, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ए के, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ L के। T यहाँ पे टाइम है, L यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। और जब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास निकल के आता है, ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट K आता है, ठीक है। तो Q का अल्टीमेटली फार्मूला निकल के आता है, Q इज इक्वल टू KA इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू T, ठीक है। उन तीनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये निकल के आता है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे K कांस्टेंट यहाँ पे निकल के आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो Q का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है, Q इज इक्वल टू KA इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू T। यहाँ पे ये वाला T जो है ये यहाँ पे टाइम है, ये यहाँ पे टाइम है, और T1 T2 टेम्परेचर है जो मैंने आपको बता दिया, रॉड के एक एंड पे T1 है, दूसरे एंड पे T2 है, ठीक है। T1 माइनस T2 को आप डेल्टा T भी कह सकते हो, यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है, Q इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L इंटू T, ठीक है। K यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, और याद रखना K जो हमारे पास कांस्टेंट है थर्मल
थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। हर एक मटेरियल का जो के होगा वो डिफरेंट हो सकता है। और ये अगर हमारे पास गुड कंडक्टर है, अगर हमारे पास मेटल है, गुड कंडक्टर है, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब याद रखना, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली बता देता हूँ कि जो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो वाट पर मीटर केल्विन होता है। एक बार ये पूछा भी गया है, हो सकता है आगे डायमेंशन पूछे, हो सकता है आगे यूनिट पूछे, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि जो एसआई यूनिट होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, वो वाट पर मीटर केल्विन होता है। और इसी यूनिट से आप इसकी डायमेंशन भी निकालते हो। वैसे ये याद नहीं रखना, जो इसकी डायमेंशन है ये मैं ऐसे ही लिख के लाया हूँ ताकि आपको ये ख्याल रहे कि इसकी डायमेंशन भी निकालनी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है पूछा जाए। तो इसकी डायमेंशन आप सिंपली इस यूनिट से ही निकाल सकते हो, या फिर अगर इससे नहीं निकालते हो तो यहाँ इस फार्मूले से भी इसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट करंट, ठीक है। इसको हम एच से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, जब भी हम रेट की बात करते हैं तो वहाँ हम टाइम की बात करते हैं, जब भी हम रेट की बात करते हैं तो वहाँ हम टाइम की बात करते हैं। जब हम यहाँ पे अगर मैं रेट बताता हूँ तो किसका रेट, हीट ट्रांसफर का रेट, तो हीट को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया। अगर रेट की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर के रेट की बात करते हैं, तो बटा टी की बात करते हैं, ठीक है। बटा टी इसको हम कहते हैं। तो डी क्यू बटा डी टी भी इसको कह सकते हो, डी क्यू बटा डी टी भी कह सकते हो, या फिर क्यू अपॉन टी भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया फिजिक्स में दोनों के मीनिंग सेम है। उसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को डी क्यू अपॉन डी टी को मैं यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब हम ये टाइम टी जो है ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये क्यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ये और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ठीक है। जो हमारे पास क्यू अपॉन टी है, क्यू अपॉन टी को मैंने यहाँ पे एच लिखा, ठीक है। इसी फार्मूले से ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। क्यू अपॉन टी को यहाँ पे मैंने एच लिखा और इसका फार्मूला निकल के आता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने ये याद रख लेना है, ठीक है, ये याद रख लेना है। और टाइम को इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना है और इसका फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। क्यू अपॉन टी होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट करंट भी इसको कहते हो, इसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है। क्यू यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफर है, क्यू यहाँ पे हीट ट्रांसफर है। और हमारे पास अगर एच की यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे एच की बात करते हैं तो ये हीट ट्रांसफर है इन यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम में जो हीट ट्रांसफर होता है उसी को हम रेट कहते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एच। इसको हम रेट ऑफ हीट फ्लो भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक और फार्मूला लिखा है, एक और फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है बल्कि सेम है। आप जानते हो कि एच जो होता है वो डी क्यू अपन डी टी के बराबर होता है। इसका अगर हम यानी साइन के साथ इसका फार्मूला लिखें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, तो वो होता है एच इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपन डी एक्स। डी एक्स यहाँ पे एल ही है, अब यहाँ पे एल था, यहाँ पे डी एक्स लिख लिया, एक ही बात है। यहाँ पे डेल्टा टी था, यहाँ पे डी टी लिख लिया, एक ही बात है। डायमेंशन तो सेम है, दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है, बस थोड़ा सिंबल जो है वो चेंज कर लिए, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। उससे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो एच का फार्मूला होता है माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। और अगर हम इस नेगेटिव साइन की बात करें तो ये डिनोट करता है कि रेट कम हो रहा है, रेट इज डिक्रीजिंग। तो विद टाइम रेट अगर डिक्रीज होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एच का फार्मूला होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। तो देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा जो लेक्चर है ना ये 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी स्लाइड्स जो हमारे पास बची हुई हैं वो अभी तकरीबन 12 से 14 स्लाइड्स अभी बची हुई हैं। अगर हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो ये 1.5 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा ये लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं ताकि हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कराएं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, जिसको देखने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये लेक्चर्स जो है इन लेक्चर्स में मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, तो फार्मूले एक ही लेक्चर में इतने सारे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए इस लेक्चर को हमें यहीं पर रोकना होगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 2 लेक्चर, जिसमें हम शुरुआत करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस से, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस से हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो मेरा टारगेट था कि इसी लेक्चर में सारा कंप्लीट कराऊं, लेकिन देखो जो हम सोचते हैं एक्चुअली वो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं था शायद कि पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे लेक्चर जो है ये रोकना पड़ेगा। तो देखो अब मैं पूरी स्लाइड्स यहाँ पे बना के लाया था, काफ़ी मेहनत लगी थी, ठीक है। आप देख सकते हो कितने टॉपिक्स अभी बच्चे हैं। किरचॉफ्स लॉ है, कलर ऑफ बॉडी है, ठीक है। उसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है,
उसके बाद हमारे पास स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी काफ़ी टॉपिक्स बचे हुए हैं और हमारा जो इस चैप्टर का मेन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 लेक्चर होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था, ये हमारे पास पार्ट 1 लेक्चर था जो हमने कंप्लीट कर लिया। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पार्ट 2 लेक्चर होगा, जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स, रिमेनिंग फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, ठीक है, माइंड मैप्स कह लो या फिर फार्मूला शीट्स कह लो, एक ही बात है। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके माइंड मैप्स फार्मूला शीट्स ले सकते हो। और जो एक लास्ट नोट्स हैं, जो वीडियो लेक्चर के नोट्स हैं, जिनको हम शॉर्ट नोट्स यहाँ पे कहेंगे, सिंपल भाषा में शॉर्ट नोट्स कहेंगे, तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आपको माइंड मैप्स, फार्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है, एडलिनो का जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। वहां से जाके आप कांटेक्ट कर लेना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।